मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 10 जनवरी 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दिन भर के महत्वपूर्ण करंट इवेंट से संबंधित मेरी वीडियो रहती है और बेहतर जानकारी और बेहतर अपडेटेड जानकारी चैनल की खासियत है। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर अवश्य वीडियो को शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश से क्रिप्टो करेंसी मीनिंग और एक्सचेंज को कानूनी मान्यता प्रदान की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, तुर्कमेनिस्तान। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान में राष्ट्रपति सरदार बर्दी मोहामेदोव द्वारा नए कानून पर हस्ताक्षर करने के बाद क्रिप्टो करेंसी मीनिंग और एक्सचेंज को कानूनी मान्यता मिल गई है। यह कानून 1 जनवरी 2026 से प्रभावित हुआ। क्रिप्टो करेंसी को देश में भुगतान के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उद्देश्य है गैस निर्भर अर्थव्यवस्था को विविध बनाना और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा है जो केवल इंटरनेट पर मौजूद होती है। यह किसी सरकार या बैंक के नियंत्रण में नहीं होती है। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान के बारे में जानकारी। दोस्तों, यह मध्य एशिया में स्थित देश है। राजधानी है अशगाबाद। राष्ट्रपति हैं सरदार वर्दी मोहामेदोव। मुद्रा है तुर्कमेनिस्तान की मन्नत। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान एक लैंड लॉक्ड देश है। पड़ोसी देशों की बात की जाए तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से इसकी सीमा लगी है। इस देश की सीमा कैस्पियन सागर झील से भी लगती है। तो दोस्तों, ये जानकारी रही तुर्कमेनिस्तान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुलहस्ती चरण 2 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, जिसे हाल में पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर इस प्रश्न का सही उत्तर है। पर्यावरण मंत्रालय दुलहस्ती चरण 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है। दुलहस्ती चरण 2 जल विद्युत परियोजना का दोस्तों स्थान किश्तवाड़ जिला जम्मू कश्मीर है। और दोस्तों, ये चिनाब नदी पर स्थित है। यह परियोजना क्षमता है 260 मेगावाट। उद्देश्य है क्षेत्र में बिजली उत्पादन बढ़ाना और ऊर्जा जरूरतें पूरी करना। दोस्तों, भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में जानकारी। टेहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में स्थित है और ये भागीरथी नदी पर यह परियोजना चल रही है। कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है और दोस्तों, ये कोयना नदी पर परियोजना स्थित है। भाखड़ा नंगल परियोजना हिमाचल प्रदेश की परियोजना है और दोस्तों, ये सतलुज नदी पर स्थित है। नाथपा झाकड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश की, ये भी सतलुज नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात की नर्मदा नदी पर स्थित है। ये परियोजना श्री सैलम जल विद्युत संयंत्र आंध्र प्रदेश की, ये परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। सिवाना समुद्र परियोजना कर्नाटक जो कि कावेरी नदी पर यह परियोजना स्थित है। इडुक्की परियोजना केरल पेरियार नदी पर स्थित है। यह परियोजना नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की परियोजना है और दोस्तों, ये कृष्णा नदी पर स्थित है। दोस्तों, ये रहा भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का PSLV-62 मिशन कब प्रक्षेपित होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 12 जनवरी 2026 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 12 जनवरी को PSLV-C62 मिशन का प्रक्षेपण करेगा। इसरो ने सोशल मीडिया पोस्ट में घोषणा की कि उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सवेरे 10:17 पर प्रक्षेपित किया जाएगा। इसके अंतर्गत भारत सहित अन्य देशों के 18 उपग्रह भी प्रक्षेपित किए जाएंगे। इस मिशन का मुख्य
पायलट पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOSNI है। यह रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा रणनीतिक उद्देश्यों के लिए विकसित एक इमेजिंग उपग्रह है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बारे में जानकारी दोस्तों। स्थापना 15 अगस्त 1969 में, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक है। दोस्तों इसका पूर्ण रूप है इन कास्पर, का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। दोस्तों ये 1962 से 1969 तक इसका नाम था। और दोस्तों संस्थापक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, और वर्तमान में हैं अध्यक्ष इसरो के डॉक्टर वी नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे समय तक काम करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। सिद्धारमैया कर्नाटक की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। सिद्धारमैया ने देवराज उर्स को पीछे छोड़ते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में 7 वर्ष 8 महीने पूरे कर लिए। सिद्धारमैया ने अपने पहले कार्यकाल 2013 से 2018 तक 1829 दिन पूरे कर लिए थे और अब दूसरे कार्यकाल 2023 से जारी है, इस रिकॉर्ड को पार कर लिया है। सिद्धारमैया का जन्म मैसूर जिले के सिद्धारमन हुंडी में हुआ था। वे कुरुबा समुदाय से पहले मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 16 राज्य बजट प्रस्तुत किए हैं। 2 बार दोस्तों वे विपक्ष के नेता रहे, साथ में मंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। दोस्तों कर्नाटक में सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले 5 मुख्यमंत्रियों के बारे में जानकारी। सिद्धारमैया 2792 दिन यानी 7 साल 239 दिन पहला कार्यकाल था, 13 मई 2013 से 15 मई 2018 तक। दूसरा कार्यकाल था इनका 20 मई 2023 से वर्तमान तक। दूसरे मुख्यमंत्री जो थे जिनका कार्यकाल था उनका नाम है डी देवराज उर्स, 2792 दिन 7 साल 239 दिन पहला कार्यकाल था, 20 मार्च 1972 से 31 दिसंबर 1977 तक। दूसरा कार्यकाल था 28 फरवरी 1978 से 12 जनवरी 1980 तक। तीसरे मुख्यमंत्री हैं एस निंजालिंगप्पा, जो कि 2556 दिन यानी 7 साल 175 दिन पहला कार्यकाल था इनका, 1 नवंबर 1956 से 16 मई 1958 तक। और दूसरा कार्यकाल था 21 जून 1962। दोस्तों तीसरे मुख्यमंत्री थे चौथे रामकृष्ण हेगड़े, जिनका कार्यकाल था 1976 दिन, 5 साल 216 दिन पहला कार्यकाल था इनका 10 जनवरी 1983 से 7 मार्च 1985 तक। दूसरा कार्यकाल था 8 मार्च 1985 से लेकर 13 अगस्त 1988 तक। पांचवें मुख्यमंत्री कर्नाटक के जो सबसे लंबे समय तक कार्यकाल में रहे BS येदियुरप्पा, 1882 दिन यानी 15 साल 82 दिन पहला कार्यकाल, 12 नवंबर 2007 से 19 नवंबर 2007 तक। बाद में 2008, 2018 और 2019 में भी मुख्यमंत्री रहे। तो दोस्तों ये रहे कर्नाटक में सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्रियों के बारे में जानकारी। कर्नाटक के बारे में जानकारी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। विधान परिषद की सीटें 75 हैं, विधानसभा की सीट 224। 200 महत्वपूर्ण जानकारी करंट अफेयर। कर्नाटक ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जीती। कर्नाटक में एक दुर्लभ उमा महेश्वर मूर्ति की खोज की गई। सभी आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय कर दिया जाएगा। तूतेधारा या अग्निकेली त्यौहार कर्नाटक राज्य में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से
था जिनका हाल में निधन हो गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बिलियर्ड्स। पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन मनोज कोठारिया का तमिलनाडु में 67 साल की उम्र में निधन हो गया। कोठारिया ने 1990 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता था। उन्होंने अपनी कैरियर में 16 बार कुल कुल 16 बार स्टेट चैंपियनशिप का खिताब भी हासिल किया। उन्होंने 1997 में विश्व डबल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती थी। 2005 में उन्होंने ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो भारत का खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। उन्हें 2025 में बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, हाल में प्रमुख व्यक्तियों के निधन के बारे में जानकारी। सालमुर्दा थिमक्का पर्यावरणविद थे, उनका हाल में निधन हुआ। सिरकित थाईलैंड की राजमाता का भी हाल में निधन हुआ। भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे का निधन हुआ। तोमाची मुरायामा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का था, उनका भी हाल में निधन हुआ। डॉक्टर एल भैरप्पा कन्नड़ साहित्यकार, उनका भी दोस्तों हाल में निधन हुआ। बॉब सिम्पसन पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और कोच का भी दोस्तों हाल में निधन हुआ। ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल थे, उनका भी निधन हुआ। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, उनका भी हाल में निधन हुआ। वेस पेस महान हॉकी खिलाड़ी जो कि लैंडर पेस के पिता थे, उनका भी निधन हुआ। अच्युत पोतदार वरिष्ठ अभिनेता, दोस्तों उनका भी हाल में निधन हुआ। तो दोस्तों इन लोगों का भी हाल में निधन हुआ। कुछ और नए नाम मैं बता रहा हूँ, नोट डाउन करें। शिवराज पाटिल पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री, उनका निधन हुआ। स्वराज कौशल मिजोरम के पूर्व राज्यपाल थे, उनका निधन हुआ। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हुआ। अशरानी और दोस्तों सतीश झा जैसे फिल्म अभिनेताओं का भी निधन हुआ। टॉम स्टॉपर्ड हॉलीवुड के स्क्रीन राइटर का निधन हुआ। रॉबिन स्मिथ इंग्लैंड के क्रिकेटर, जिनका हाल में पर्थ में निधन हुआ। उडो कीर जर्मन अभिनेता, उनका भी हाल में निधन हुआ। ली सुनजे मशहूर साउथ कोरियन एक्टर का भी हाल में निधन हुआ। कामनी कौशल फिल्म अभिनेत्री का भी निधन हुआ। जेम्स वाटसन डीएनए के खोजकर्ता का भी हाल में निधन हुआ। तो दोस्तों ये रहे हाल में अभी निधन हुए मशहूर व्यक्तियों के कुछ नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आर के श्री राम कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। वायलिन वादक आर के श्री राम कुमार को कर्नाटक संगीत में उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च मान्यता संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। संगीत कला निधि पुरस्कार की स्थापना 1942 मद्रास संगीत अकादमी द्वारा की गई थी। प्राप्तकर्ताओं को एक स्वर्ण पदक और एक विरुद्ध पत्र उद्धरण मिलता है। दोस्तों, पुरस्कार और सम्मान के बारे में जानकारी। 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 डॉक्टर मारिया यांगला को मिला। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास को मिला। एबल पुरस्कार 2025 मासाकी काशीवारा को मिला। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 समर अबू एलेव को मिला। रैमन मैक्से पुरस्कार दोस्तों जीतने वाली पहली भारतीय संस्था एजुकेटेड गर्ल्स बनी। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 गुंटेर बलास सेल को मिला। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 विनोद कुमार शुक्ला को मिला, जिनका भी हाल में निधन हो गया।
डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैन ब्रॉक विजय शंकर को ये पुरस्कार मिला। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 चिरंजीवी को मिला। प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 भारतीय रिजर्व बैंक को मिला। नॉर्वे देश का होलबर्ग पुरस्कार 2025 गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को मिला। मैस मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब एंजेली स्वामी को मिला। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 राम सुतार को मिला। दोस्तों अभी हाल में उन्हें उनका भी देहांत हुआ 100 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने ब्रह्मांडी की धूल के कणों के अध्ययन के लिए पहले स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर DEX को किस मुख्य मिशन के साथ लॉन्च किया था? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी एक्सपो सेट। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों मिशन का नाम है एक्सपो सेट एक्सरे पॉलिमीटर सैटेलाइट। दोस्तों इसरो ने अंतरिक्ष से पृथ्वी पर बरसने वाले अदृश्य अंतर्ग्रहीय धूल कणों का पता लगाने में बड़ी सफलता हासिल की है। स्वदेशी तकनीक से बने 3 किलो की डस्ट एक्सपेरिमेंट उपकरण ने ब्रह्मांडी धूल की हलचल को रिकॉर्ड किया जो हर 1000 सेकेंड में पृथ्वी से टकराते हैं। लॉन्च तिथि 1 जनवरी 2024। लॉन्च व्हीकल का नाम था PSLV C-58। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु में आयोजित 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2026 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में कर्नाटक ने लड़के और महाराष्ट्र ने लड़की वर्ग का खिताब अपने नाम किया। जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप के फाइनल में कर्नाटक के लड़कों ने महाराष्ट्र को 35-30 से हराया। वहीं लड़कियों के वर्ग में महाराष्ट्र ने उड़ीसा को 34-33 से हराकर अपने खिताब का बचाव किया। लड़कों के सेमीफाइनल में महाराष्ट्र ने कोल्हापुर को 33-31 से हराया, जबकि कर्नाटक ने मध्य भारत को 33-20 से शिकस्त दी। वहीं लड़कियों के सेमीफाइनल में महाराष्ट्र ने पंजाब को 24 दोस्तों वहीं लड़कियों के सेमीफाइनल में महाराष्ट्र ने पंजाब को 28-14 से हराया और उड़ीसा ने कोल्हापुर को 29-27 से हराया। दोस्तों स्नेह लामका ने महाराष्ट्र को लड़की वर्ग में जानकी अवार्ड मिला, जबकि बी विजय कर्नाटक को लड़के वर्ग में वीर अभिमन्यु अवार्ड से सम्मानित किया गया। फाइनलिस्ट टीमों में दीक्षा कातेकर महाराष्ट्र को लड़की वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अटेकर और अर्चना प्रधान को उड़ीसा का सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर चुना गया। राज जाधव महाराष्ट्र को लड़के वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अटेकर और प्रज्वल वाई कर्नाटक को सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां सड़क संकेतों पर कोड लगाना अनिवार्य किया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दिल्ली लोक निर्माण विभाग PWD ने सड़क संकेतों पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया। यह नियम 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया गया। QR कोड स्कैन करने पर निर्माता कंपनी का नाम, निर्माण की तारीख, इस्तेमाल की गई सामग्री और वारंटी की जानकारी मिलेगी। QR कोड से आम लोगों को शिकायत दर्ज करने का आसान तरीका भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस IIT को दुनिया का पहला मल्टीनेशनल IIT बनाने के लिए वैश्विक पहल की शुरू की है? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी IIT मद्रास इस प्रश्न का सही उत्तर है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास को दुनिया का पहला मल्टीनेशनल IIT बनाने के लिए वैश्विक पहल शुरू की। इस वैश्विक पहल का नाम है IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन रखा गया। लक्ष्य इस पहल का मुख्य उद्देश्य IIT मद्रास को शिक्षा
अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए एक वैश्विक नेटवर्क वाला केंद्र के रूप में स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस देश ने उन्नत गाइडेड मिसाइल विध्वंसक लोदी को अपनी नौसेना में शामिल किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। चीन ने अपने उन्नत गाइडेड मिसाइल विध्वंसक लोदी को अपनी नौसेना PLA नेवी में शामिल किया। श्रेणी यह टाइप 052D टाइप 052D श्रेणी का एक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है, जिसे नाटो लुआंग थर्ड क्लास भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2026 के प्रसारण पर रोक लगा दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बांग्लादेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। बांग्लादेश सरकार ने यह फैसला किया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को IPL 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से बाहर करने रिलीज करने के निर्देश के बाद लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस एक्स ने किस देश के COSMO स्काईमैट CSG-3 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफलतापूर्वक लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इटली इस प्रश्न का सही उत्तर है। उपग्रह का नाम है COSMO स्काईमैट सेकेंड जनरेशन CSG-3। देश का नाम है इटली और दोस्तों इसे स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। उद्देश्य है यह उपग्रह पृथ्वी के रडार अवलोकन के लिए, जिसका उपयोग निगरानी, आपातकालीन प्रबंधन और अन्य नागरिक व रक्षा अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन, PC सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।